कल हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ प्लॉट किया था, उसके एफ(x) वर्सेस x रिलेशनशिप का। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें नोट की थी। आज हम थोड़ी सी समरी इसकी देखेंगे, या कहिए 3 डिफरेंट केसेस देखेंगे कि जो 3 डिफरेंट केसेस होते हैं वो किस तरह के हो सकते हैं। ओके, तो एक केस तो देखिए ऐसा हो सकता है कि ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है, और ग्राफ कैसा आए, ग्राफ यूं आए, ऐसा आए, सपोज करिए यूं चला गया, ठीक है। ऐसा ये एक पॉसिबिलिटी है। ये यहाँ पर आपको y एक्सिस पे कटता हुआ नहीं दिख रहा, कटेगा कहीं ना कहीं तो कटेगा, जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये यहाँ पर कट जाएगा, इस जगह पर कट जाएगा, ठीक है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ग्राफ कैसा हो, ग्राफ बेसिकली ऐसा हो, ठीक है। ये बेसिकली एक तरह का केस है, ये बेसिकली एक तरह का केस है। अब दोनों में कौन कौन सी बातें होंगी ये बात समझना जरूरी है, ठीक है। दोनों में ही जो इक्वेशंस होंगी वो कैसी होंगी, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। इक्वेशंस होंगी f(x) इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। दोनों के अंदर क्या क्या तब्दीलियां होंगी, और मतलब क्या समानताएं होंगी और क्या असमानताएं होंगी, क्या डिफरेंसेस होंगे और क्या सेम चीज होगी। सबसे पहली बात तो यहाँ वाले केस में a कैसा होने वाला है, a पॉजिटिव रहने वाला है। पॉजिटिव का मतलब है a ग्रेटर देन 1 रहने वाला है, ग्रेटर देन 0 रहने वाला है, ठीक है। और इस वाले केस में a कैसा रहने वाला है, a नेगेटिव रहने वाला है। दैट इज a जो है वो लेस देन 0 होगा। a लेस देन 0 होगा तो ग्राफ इस तरीके का होगा कि ऐसे पिरामिड बन, इस तरह से पिरामिड की तरह बन रहा होगा, और अगर a ग्रेटर देन 0 है तो इस तरह ग्लास की तरह होगा। बात समझ में आ गई? खास बात ऑब्जर्व क्या करेंगे हम यहाँ पर, खास बात ऑब्जर्व करने वाली ये है कि ऐसे केसेस में क्या होता है कि जब दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर ये कट हो रहा है, जब भी ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट हो रहा है तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है। यानी जो दूसरा खास, ये तो पहला ऑब्जर्वेशन है। जो सेकेंड ऑब्जर्वेशन है इन दोनों ही केस में कि डिस्क्रिमिनेंट कैसा है, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है। यहाँ पर भी जो दूसरा ऑब्जर्वेशन होगा वो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा। डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0 होगा, डी विल बी ग्रेटर देन 0। और डी किसके बराबर होता है ये आप जानते हैं, इट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर भी लिखूंगा डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बात समझ में आ गई? तो ए निगेटिव या पॉजिटिव होने की वजह से इसका शेप कैसा बनेगा कि पॉजिटिव होने की वजह से ऐसा बनेगा और निगेटिव होने की वजह से ऐसा बनेगा। डी पॉजिटिव है, डी पॉजिटिव है, इसकी वजह से ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करेगा एक्स एक्सिस पे। ये आपको नजर आ रहे होंगे यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर कट कर रहा है, ये यहाँ पर कट कर रहा है, ये यहाँ पर कट कर रहा है, ये यहाँ पर कट कर रहा है। जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करेगा तो दो डिस्टिंक्ट रूट भी होंगे, इसके दो डिस्टिंक्ट रूट भी होंगे, अलग अलग दो रूट्स होंगे। यानी अगर हम इक्वेशन, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सेंस में बोले तो दो अलग अलग सॉल्यूशन होंगे इसके। बात समझ में आ रही है? दो अलग अलग सॉल्यूशन होने का क्या मतलब है, इसको नीचे लिख लेते हैं। इन दोनों ही पार्ट में टू डिफरेंट नहीं लिखना चाहिए, डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, टू डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। रूट्स नहीं गए इसके अंदर क्योंकि इक्वेशन नहीं है, तो हम बोलेंगे टू डिस्टिंक्ट जीरोस होंगे। जीरोस हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनकी वैल्यू पुट करने के बाद ये जीरो बन जाता है। तो टू डिफरेंट जीरोस होंगे इन दोनों ही केसेस में। वो उनकी वैल्यू कैसे पता लग सकती है, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, या ये वाली वैल्यू, या ये वाली वैल्यू। बात समझ में? दो डिस्टिंक्ट जीरोस हैं, इसका मतलब क्या है
इसका मतलब ये है कि इस पूरे पॉलिनोमियल को हम दो डिफरेंट फैक्टर्स में, ये फैक्टर 1 और ये फैक्टर 2, इसमें हम लिख सकते हैं किस तरह से, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, इस शक्ल में लिख सकते हैं, यहां पर भी और यहां पर भी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ओके, क्लियर हो गई यहां तक बात सब? खास बात अब हम बात करेंगे इसकी, ये जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होता है ये वाला, ठीक है, ये जो एक्सट्रीम पॉइंट होगा इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट होंगे -b/2a, -d/4a, ठीक है। यहां पर भी यही होगा और यहां पर भी यही होगा। यहां ये वाले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो भी बेसिकली यही होंगे। आई होप आप सब लोग नोट कर रहे होंगे ये चीज, ठीक है। अरे बोलिए भाई। जी सर। ठीक है, तो ये बात बता दी मैंने। अब हम दूसरे केस देखते हैं। आप देखिए, ध्यान से समझिए इस बात को। यहां मैंने एक खास बात आपको क्या बताई है, यहां खास बात ये बताई है कि डी कैसा है, डी पॉजिटिव है। डी कैसा है, डी पॉजिटिव है। सपोज करते हैं इस वाले केस में यहां पर डी जो है वो 20 है, सपोज, हो सकता है ऐसा 20 हो सकता है। अगर d को हम कम करने लगे, अगर d को हम कम करें, d किसके बराबर होता है, d बराबर होता है b² - 4ac, सपोज ये होता है। तो d को कम हम कैसे कर सकते हैं, d को हम कम ऐसे कर सकते हैं कि a की वैल्यू को बढ़ाना शुरू कर दें या c की वैल्यू को बढ़ाना शुरू कर दें या दोनों के प्रोडक्ट को बढ़ाना शुरू कर दें, तो ये d कम हो जाएगा नहीं हो जाएगा, या b के मैग्नीट्यूड को बढ़ाना शुरू कर दें तो भी ये कम हो जाएगा। सॉरी, b के मैग्नीट्यूड को कम करना शुरू कर दें, b को हम क्या करें, b को हम कम करना शुरू कर दें तो भी d कम हो जाएगा। जब ये d कम होगा तो ये जो ग्राफ में ये ऐसे बना हुआ है, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। जब d को हम कम करेंगे तो ये जैसे यहाँ पे ये इतना डिस्टेंस आ रहा था ना, वो इतना ही आएगा, ये कम होना शुरू हो जाएगा। d को हम जब 0 कर देंगे तो क्या होगा, वो टच होके जाएगा। यहां पर क्या हो रहा है, सिर्फ टच एट 1 पॉइंट। बात समझ में आ रही है? जिस टाइम हम d को कम करना शुरू करें और कम करते करते इसको 0 के बराबर कर दें तो क्या हो जाएगा कि ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करेगा जब d 0 हो जाएगा। इसी तरह से यहां वाले केस में भी d जो था वो कैसा था, d ग्रेटर देन 0 था, यानी d पॉजिटिव था। तो यहां पर भी जब d को कम करना शुरू करेंगे तो यहां से ये नीचे आना शुरू हो जाएगा और ग्राफ की नौयत कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी कि एक ही पॉइंट पर टच करेगा। ये कौन सी सिचुएशन है, ये वो सिचुएशन है जब d 0 हो जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? d क्या हो जाता है, d 0 हो जाता है। तो सिचुएशन क्या हो जाएगी, जरा इसको हम पेन डाउन कर लेते हैं, जरा इसको सीख लेते हैं, सिचुएशन क्या हो जाएगी। तो ये दूसरा वाला केस है। दूसरे वाले केस में हम ग्राफ बना लेते हैं। दूसरे वाले केस में क्या हो रहा है, दूसरे वाले केस में जो ग्राफ बन रहा है वो कैसा बन रहा है, ऐसा। जरूरी नहीं है यहीं पर बने, यहां पर भी बन सकता है, यहां भी बन सकता है। इस वाले केस में a वैसा ही है, a पॉजिटिव है, d कैसा है, d इक्वल टू 0 है। d कैसा है, d इक्वल टू 0 है। और इस एक्सट्रीम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, इस वाले पॉइंट, इस एक्सट्रीम पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कैसे होंगे, वो होगा -b/2a। जैसे देखिए यहां पर था, दिख रहा है आपको ये। अब d 0 हो चुका है तो y कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 0। यहां पर देखिए y कोऑर्डिनेट कितना है इसका, y कोऑर्डिनेट 0 है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर ये ग्राफ ऐसा था,
अगर ऐसा था कि नीचे से आ रहा था, तो ये वो सिचुएशन है जब एक ऐसा है ए बेसिकली एक ऐसा है ए नेगेटिव है, एक ऐसा है ए नेगेटिव है, यानी ए लेस देन 0 है। ओके, ए लेस देन 0 की वजह से ये यूं नीचे से ऊपर आया है ऐसे करके। बात समझ में आ रही है ना? डी यहां पर भी 0 है, डी यहां पर भी कैसा है 0 है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे होंगे यहां पर भी वही होंगे -b/2a और 0, क्योंकि d 0 है। कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला आपको ये वाला याद रखना है, ये वाला ये यहां पर जो दे रखा है ये वाला। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला आपको यही वाला याद रखना है। इस वाले केस में रूट्स कैसे होंगे, जब एक ही जगह पर टच कर रहा है तो रूट्स कैसे होंगे, ध्यान से सुनिए। पहले रूट्स कैसे थे, पहले दो रूट थे, सपोज अल्फा और बीटा थे, तो अल्फा बीटा को जस्टिफाई कैसे करते थे आप, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा ऐसे जस्टिफाई करते थे। लेकिन जब ये एक जगह पर टच करेगा तो बेसिकली अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा। तो दो रूट तो होंगे लेकिन दोनों बराबर होंगे। दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर। तो इक्वेशन कैसी बन जाएगी, x माइनस अल्फा का स्क्वायर या x माइनस बीटा का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? इन सारी बातों को एक बार आप और देख लीजिएगा जिससे आपको याद हो जाएगी ये सारी बातें, ठीक है? ये बहुत जरूरी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में जानने की बात, ठीक है? समझ में बात आ रही है कि सर ये ओरिजिन से टच होगा तो फिर ओरिजिन से भी टच हो सकता, मैं तो एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ, ओरिजिन भी एक्स एक्सिस में शामिल है। अगर ओरिजिन से अगर ये यहां से टच हो रहा है, अगर ये यहां से टच हो रहा है, इसका मतलब b भी 0 है इक्वेशन का। ओरिजिन से जब टच होगा जब b 0 होगा, अगर b 0 होगा और d भी 0 है, अगर b भी 0 है और d भी 0, d किसके बराबर है, d बराबर है b² माइनस 4ac। देखिए अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने कहा है तो इसका मतलब a तो हमेशा एग्जिस्ट कर रहा है, a तो एग्जिस्ट करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि a एग्जिस्ट ना करे और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाए, क्योंकि ax² माइनस प्लस bx प्लस c ये बनेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये a है। a अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी a अगर 0 हो जाए तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना ही नहीं, तो बात ही कोई नहीं हो सकती। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका मतलब a जरूर है, मस्ट। a का अस्तित्व या a का होना या a का एग्जिस्टेंस इज ए मस्ट। तो a की कोई ना कोई वैल्यू तो जरूर होगी, तो यानी ये तो जरूर होगा। अब आप ये कह रहे हैं कि ये यहां पर आ जाए, तो इसका मतलब इसका x कैसा हो गया, x 0 हो गया। तो x 0 हो गया यानी ये वाली चीज 0 होगी, तो -b/2a 0 हो गया, तो इसका मतलब b भी 0 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, b 0 हो गया। b 0 हो गया इसका मतलब क्या है, देखिए अब ये b 0 हो गया और d भी 0 हो गया, यानी ये भी 0 है और ये भी 0 है। इसका मतलब फिर ये भी 0 है। फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। देखिए d तो 0 हो गया, आप कह रहे हैं कि आप यही तो कहना चाह रहे हैं कि कर्व यहां से यूं पास हो रहा है, ऐसा ही कहना चाह रहे हैं, जी सर, है ना? जी सर। तो ये x एक्सिस से टच होकर जा रहा है, इस बात को आप मानते हैं या नहीं मानते? जी सर। तो इसके y कोऑर्डिनेट 0 हो गए, इस बात को आप मानते हैं या नहीं मानते? जी x सर। एक्सिस टच हो रहा है तो y कोऑर्डिनेट 0 हो गए। तो x जी एक्सिस टच हो रहा है, y कोऑर्डिनेट 0 हो गए और उस जगह पर x कोऑर्डिनेट भी 0 है। तो यानी इस पॉइंट्स की जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या है, 0,0। इस बात को आप मानते हैं या नहीं मानते? जी सर। ये वाला जो पहला 0 है, ये जो पहला 0 है, ये किसके बराबर है, -b/2a के बराबर है। ये जब ही पॉसिबल है जब ये 0 हो जाए, तो ये कब पॉसिबल होगा, जब b 0 हो जाए। b 0 होने पर ही ये कर्व खिसक के यहां पर आएगा। बात समझ में आ गई? जी सर, आगे। ठीक है। ये 0 कब होगा, ये किसके बराबर है, इसकी वैल्यू
इसकी वैल्यू बराबर है d माइनस डी अपॉन 4a। बात को समझ में आती है? अब a तो 0 है ही नहीं, a अगर 0 हो गया तो बातें ही सारी खत्म हो जाएंगी। इसका मतलब क्या है कि d को 0 होना है। क्या किसको 0 होना है? d को 0 होना है। तो यानी d भी 0 हमारा और हमारा b भी 0। अब d का फॉर्मूला लिखते हैं, d इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब d भी 0, b भी 0, माइनस 4ac, तो इसका मतलब माइनस 4ac भी 0, इसका मतलब 4ac भी 0। a 0 हो ही नहीं सकता, a तो कभी भी 0 होगा ही नहीं, इसका मतलब c भी 0 हो गया। अब देखिए कंडीशन क्या बनी, d भी 0 है, b भी 0 है, c भी 0 है, सिर्फ a 0 नहीं है, a 0 नहीं है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर। तो जब भी ऐसी इक्वेशन होगी ax स्क्वायर, तो हमेशा ax स्क्वायर कैसा बनेगा, हमेशा ax स्क्वायर ऐसा बनेगा। यहां से समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही? जी नहीं आ सर। रही? अगर इक्वेशन में लिखूं fx इज इक्वल टू 5x स्क्वायर, तो कैसा ग्राफ बनेगा? तो ग्राफ बनेगा ऐसा। अगर इक्वेशन में लिखूं fx डैश इज इक्वल टू माइनस 5x स्क्वायर, तो ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ बनेगा ऐसा। इसको ग्रीन से बना देता हूं, ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा। भाई ये बात सबके समझ में आ गई या नहीं आ गई? यस सर। जी सर, आ आ गई। गई। यस अब सर। अब ये बड़ा अगर हो जाएगा, ये जो है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो ग्राफ यूं या यूं हो जाएगा, लेकिन रहेगा ये ऐसा ही, रहेगा ये ऐसे ही कर्व की तरह रहेगा। बात समझ में आई? इसको बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं इसको? पैराबोला। खैर आपने सवाल पूछा इसलिए मैंने और थोड़ी सी आगे की बात बता दी। एनीवे, आप 10th क्लास में इतना जानना काफी है, बल्कि काफी से थोड़ा सा ज्यादा ही है, काफी से कम नहीं है, काफी से थोड़ा ज्यादा ही है। समझ में बात आ गई थोड़ी? सिराज, जी सर। डर तो नहीं लग रहा? नहीं सर। डरना नहीं है। उमर, यस सर। डर वर तो नहीं लग रहा तुम्हें? डर पर किस चीज का डर? मैथमेटिक्स से थोड़ा सा डर तो नहीं लग रहा? नो सर। डरना नहीं है, ये तो सिंपल, ये तो सबको, सभी लोग पढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना? अब हम तीसरा केस देखते हैं। तीसरा केस में थोड़ा सा पेपर साइड में कर लेता हूं। तीसरा केस क्या हो सकता है? तीसरा केस ये हो सकता है कि हम रियल नंबर्स में फैक्टराइज ही ना कर पाए। सर किसी ने कुछ मैसेज किया है। क्या कह रहे हैं? कुछ मैसेज किया सर किसी ने। पढ़ ले। 5y स्क्वायर क्या होगा ग्राफ? 5y स्क्वायर। अच्छा देखो देखो, सिंपल सा, अगर हमने कहा fy इज इक्वल टू 5y स्क्वायर, यही तो कह रहे हो, यही तो सवाल पूछा है। तो हम यहां पर y ले लें, यहां पर fy ले लें, तो ग्राफ यही होगा। समझ में बात आ रही है नहीं आ रही? बोलो भाई। यस सर, यस। ठीक है, यहां पर बेसिकली आपको लेना क्या है? एक्स एक्सिस पे आपको लेना क्या है? एक्स एक्सिस पे आपको वेरिएबल लेना है। क्या लेना है? वेरिएबल। मैं ये कहूं एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू 9w का स्क्वायर, ये बनाना है मुझे, तो मैं क्या लूंगा? मैं यहां पर w लूंगा और यहां पर क्या लूंगा? एफ डब्ल्यू लूंगा। और ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ बनेगा ये टच होगा, मतलब यहां पर ओरिजिन से टच होके जाएगा। ओरिजिन से ये टच क्यों हो रहा है, ये समझ में आ रही है बात? देखो तुम w को 0 पुट कर दो, तो f0 किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो यस सर।
एफ डब्ल्यू, यहां पर देखो एफ डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 0 और डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 0 इस पॉइंट पर। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम तीसरा पॉइंट डिस्कस कर ले। अब तीसरा पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट क्या है बेसिकली? तीसरा पॉइंट ये है कि if there is no real zeros, रियल जीरोस नहीं है, रियल जीरोस का मतलब सॉल्यूशन नहीं है इक्वेशन का, तो याद रखिए ऐसी इक्वेशंस जिसमें रियल सॉल्यूशन नहीं है उसमें इमेजिनरी सॉल्यूशन होता है। कैसा सॉल्यूशन होता है? इमेजिनरी। ये इमेजिनरी नंबर्स आपको बाकायदा पढ़ाए जाएंगे। एक सेकंड। हाँ हेलो, हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ यार, मैं तो अभी शुरू किया, आधा घंटा हुआ। क्या करना है? तो तुम आ जाओ, आधे घंटे में आ जाओ। है आधे घंटे बाद? ठीक है। हाँ, ऐसे नंबर्स जो कि रियल नहीं हैं वो इमेजिनरी हैं। तो इमेजिनरी नंबर्स बेसिकली आपको 11th क्लास में पढ़ाए जाएंगे अलग से, 11th में या 12th में जब भी है वो इमेजिनरी नंबर्स आपको पढ़ाए जाएंगे। लेकिन उस वक्त ये ग्राफ की सिचुएशन क्या होगी वो हम बता दें। ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ यूं होगा, मतलब एक बार भी वो एक्स पर टच ही नहीं हुआ, नो इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, एक बार भी टच नहीं हुआ। ऊपर था तो ऊपर के ऊपर ही निकल गया, और अगर नीचे था तो नीचे के नीचे ही निकल गया। कभी भी वो एक्स पर टच हुआ ही नहीं, कभी भी एक्स पर टच नहीं हुआ। अब जब एक्स पर कोई चीज टच नहीं हो रही तो अब ये बताओ, एफ एक्स मैंने लिखा, कुछ करके लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये इक्वेशन मैंने लिखी है, तो जब यहां पर ये कभी ग्राफ एक्स पर टच ही नहीं हो रहा तो यहां पर मैं कोई एक्स की वैल्यू रख सकता हूं, रियल वैल्यू रख सकता हूं या नहीं? रियल वैल्यूज नहीं रख सकता, मैं मिक्स वैल्यूज रखूंगा। जब भी मैं रखूंगा, फॉर एग्जांपल ध्यान से देखना, अब मैं तुम्हें एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं, हालांकि इससे तुम्हारे इम्तिहान पे घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी काबिलियत तो दिखाऊंगा ना तुम्हें। अब सुनो, देखो ये इस पॉइंट से टच होके जा रहा है, हाँ या ना? बोलो ना। यस सर, यस सर, यस सर। इस पॉइंट से टच होके जा रहा है, लेकिन क्या इस पॉइंट पर एफ एक्स 0 है? एफ एक्स तो 0 नहीं है। तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स हमेशा एक्स और एफ एक्स ऐसे लिखेंगे कि यहीं से वो होकर पास होगा, कभी भी इसका सॉल्यूशन नहीं लिख पाएंगे हम। सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन इन रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि रियल नंबर में सॉल्यूशन जब होगा जब ये ग्राफ किसी एक जगह पर भी इससे टच होके जाए। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो इसमें इमेजिनरी नंबर्स हम ऐसे रखेंगे कि वो उस जगह पर क्या हो जाए, उस जगह पर फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाए, इमेजिनरी नंबर्स रखेंगे। ये 3 आपके केसेस हो गए अलग अलग। अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहली बात तो ये है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता ही क्या है, कैसा होगा? एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी।
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये जो ए है, ए, ये जो बी है, ये जो सी है, इनको हम बोलेंगे, इनको बोलेंगे कोफिशिएंट्स। ये ए किसका कोफिशिएंट है? ए एक्स का, एक्स स्क्वायर का है। बी किसका है? बी एक्स का है। सी किसका है? सी एक्स की पावर 0 का है। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या चीज है? ए बी और सी, ए बी और सी तीनों कोफिशिएंट्स हैं। किसके कोफिशिएंट्स हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो 3 कोफिशिएंट्स होते हैं और ये कोफिशिएंट की कोई सीमा नहीं है, कोई वैल्यू। ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, इनमें से कोई एक भी नेगेटिव हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, तीनों भी हो सकते हैं। इनमें कोई एक भी पॉजिटिव हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, तीनों भी हो सकते हैं। इनमें ए के अलावा बी और सी दोनों 0 भी हो सकते हैं, यानी बी की वैल्यू 0 हो जाए और सी की वैल्यू 0 है। अभी बताया ना जैसे मैंने, उस वक्त कर्व कैसा पास होगा? यू पास होगा, ऐसे पास होगा, ठीक है? या अगर नीचे से आ रहा है तो ऐसे पास होगा। ये डिपेंड करेगा, ए की वैल्यू पॉजिटिव है, इसके लिए इसका मतलब क्या है कि ए की वैल्यू पॉजिटिव है, और इस वाले का मतलब क्या है? ए की वैल्यू नेगेटिव। तो बी और सी 0 भी हो सकते हैं। तो यानी कोई मतलब कोई सीमा नहीं है, मतलब कोई लिमिट नहीं है इनकी कि ये इनकी वैल्यू कितनी हो सकती है, लेकिन इनका कॉम्बिनेशन बड़ा डिफरेंट हो सकता है। कॉम्बिनेशन की वजह से डी की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। एनीवे, अब इसमें जीरोस क्या होंगे? जीरोस क्या होंगे? जीरोस एक्स की वो वैल्यूज होंगी, वैल्यूज कितनी होंगी? 2। वो वैल्यूज होंगी जिन पर एफ एक्स 0 हो जाए, क्योंकि ये स्क्वायर टर्म से क्वाड्रेटिक है, x की पावर 2 है यहां पर, तो डिग्री कितनी है? 2। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ x की वैल्यू कितनी होंगी? वो कितनी होंगी? 2 होंगी। तो एक वैल्यू को हमने अल्फा मान लिया और दूसरी को हमने मान लिया बीटा, और हम ये मान के चल रहे हैं कि d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी कम से कम ये कर्व एक बार एक्स एक्सिस पे जरूर टच कर रहा है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? कम से कम ये कर्व एक बार जरूर टच कर रहा है एक्स एक्सिस पे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। यस सर। कॉपी करके अभी डाल दो, ये परेशान कर रहा है। तो d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 अगर हमने मान ली, तो ये जो अल्फा और बीटा है, ये दोनों कैसे रहेंगे? ये दोनों रियल रहेंगे। रियल का मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, इनकी वैल्यू 0 भी हो सकती है। ये अल्फा और बीटा दोनों बराबर भी हो सकते हैं। बात समझ में आ रही? ऐसा भी हो सकता है कि अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा, ऐसा भी हो सकता है। ये कब होगा? ये जब होगा जब फॉर एग्जांपल यहाँ कर्व बना हो, अगर ये तब होगा जब कर्व ऐसा हो, यानी ये जितनी वैल्यू आई है उतनी ही ये वाली वैल्यू आई। बहरहाल, तो अल्फा और बीटा 2 रूट्स हैं। अल्फा और बीटा क्या है? 2 रूट्स हैं। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को या नहीं आ गई? ठीक है? Yes, sir. Yes. अब अगर अल्फा और बीटा 2 रूट्स हैं, तो इस एफ एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ऐसे लिख सकता हूं मैं या नहीं लिख सकता? बताओ भाई। Yes sir. बात क्लियर हो गई या नहीं हो गई? अब देखो, जब मैं ऐसे लिखूंगा तो एक तुमको आराम से ये सॉल्यूशन किताब के अंदर भी मिल जाएगा। इस एफ एक्स को मैं ऐसे लिख दूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसको मैं ऐसे लिख दूं, के एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। ऐसे लिख सकता हूं मैं या नहीं लिख सकता? बता दो भाई। इसको मैं और सॉल्व कर लूं तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखना, के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा
x प्लस के अल्फा इंटू बीटा, और ये किसके बराबर है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बोलो भाई, इसको ओपन कर लीजिए, इसको क्या करिए, इसको भी ओपन कर लीजिए, इसको भी ओपन कर लीजिए, तो ये नीचे वाली इक्वेशन आ जाएगी। समझ में बात आ रही है? अब ध्यान से देखना, Yes, sir. इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहां पर, जो अब क्या करें हम, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स। अगर दो इक्वेशंस बराबर हैं सेम डिग्री की और उनके अंदर सारी टर्म्स मौजूद हैं, इसके अंदर एक्स स्क्वायर की टर्म है, इसके अंदर भी एक्स स्क्वायर की टर्म है, इसके अंदर एक्स वाली टर्म है तो इसके अंदर भी ये एक्स वाली टर्म है, इसके अंदर कांस्टेंट है तो इसके अंदर भी एक कांस्टेंट है। बात समझ में आ रही है या नहीं? Yes, sir. ठीक है, अब ध्यान से देखना, जब कोफिशिएंट को हम इक्वल करेंगे तो ए किसके बराबर आ जाएगा? ए के बराबर आ जाएगा। ए किसके बराबर आ जाएगा? के बराबर आ जाएगा। माइनस के अल्फा प्लस बीटा, ये किसके बराबर आ जाएंगे? ये बी के बराबर आ जाएंगे। अरे भाई बोलिए, आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और के अल्फा और बीटा ये सी के बराबर आ जाएंगे। जब इनको सॉल्व करेंगे आप, जब आप इनको सॉल्व करेंगे, जरा मुझे एक बात और ये बताइए, ये क्या चीज है? ये सम ऑफ जीरो। हाँ, ये क्या चीज है? सम ऑफ जीरोस। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो इसी को पढ़ेंगे, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा। किसके बराबर है सम ऑफ रूट? b अपॉन माइनस बी अपॉन के। ये k किसके बराबर है? k a के बराबर है, तो माइनस बी अपॉन a। Thank you. तो सम ऑफ रूट्स किसके? इसके ऊपर हमेशा एक क्वेश्चन आता है, ये बात याद रखना। अब देखो, अब सब ध्यान से पढ़ोगे तुम, मैंने तुम्हें फायदे वाली बात बताई है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन हमेशा आता है, हर साल। जामिया में भी आता है, पॉलिटेक्निक में भी आता है, 11 में भी आता है, हमारे एएमयू में भी आता है। ऐसा कोई पेपर नहीं होगा कि ये इस पे क्वेश्चन ना हो। ये तो हो सकता है कि पेपर ही ना हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि पेपर हुआ है। Yes, sir. आया था। हर साल आएगा एक क्वेश्चन जरूर। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो सम ऑफ रूट किसके बराबर होते हैं? अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होते हैं? माइनस बी अपॉन ए। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर होंगे? देखो ध्यान से, Yep. ये क्या चीज है? T upon K. प्रोडक्ट ऑफ रूट है या नहीं? अल्फा और बीटा। सी अपॉन के, और के किसके बराबर है? सी अपॉन ए। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर है? ये किसके बराबर हो गया? प्रोडक्ट ऑफ रूट। रूट में गलत कह रहा हूं, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कहना चाहिए मुझे, क्योंकि पॉलिनोमियल पढ़ा रहा हूं मैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया ये। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? ठीक है। Yes. Yes, sir. अब इसी तरह से फॉर्मेशन ऑफ ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी होता है। तो फॉर्मेशन के क्वेश्चन अक्सर इक्वेशंस में आते हैं, पॉलिनोमियल में नहीं आते। फॉर्मेशन ऑफ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो क्या करेंगे? आपको सम ऑफ रूट दे देंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट दे देंगे। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 9। सम ऑफ रूट क्या कहा उन्होंने? 9। और कहा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -9। नहीं, सम तो कह दिया 9 और प्रोडक्ट कह दिया -8। समझ में आई या नहीं? तो ये कब पॉसिबल है? देखो, सम ऐसे भी तो हो सकता है कि 10 और -1, सॉरी, अब ये हमें निकालना पड़ेगा। अभी इसमें उलझते नहीं है, ये हमें निकालना पड़ेगा, बाद में निकालेंगे हम। ठीक है, अभी हम इसको यहीं छोड़ देते हैं, इस पे ही। अब हम कुछ सवाल करा लेते हैं, या मैं कल सवाल ढूंढ के रखूंगा। सॉरी, कल तो तुम्हारा टेस्ट है,
हाँ, टेस्ट की बात कर लेते हैं। कल तुम्हारा टेस्ट है 5 चैप्टर्स का, ठीक है? 5 चैप्टर्स का टेस्ट है। अभी आज की पढ़ाई यहीं तक छोड़ दे रहे हैं, अब परसों जब पढ़ेंगे तो सवाल करेंगे। 5 चैप्टर्स का टेस्ट है। एक तो तुम्हारा मोशन आएगा। हाँ हेलो, हाँ है, हाँ जाओ। एक तो तुम्हारा मोशन आएगा, ठीक है? दूसरे में लॉज ऑफ मोशन आएगा, लॉज ऑफ मोशन, फोर्स वाला है बेसिकली, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तीसरा तुम्हारा ग्रेविटेशन आएगा, ठीक है? और चौथा क्या आएगा? चौथा ट्राइंगल्स आएगा। और पांचवा क्या आएगा? कोऑर्डिनेट आएगा। तो इस पे मेरा जो प्लान है 1 घंटे का होगा, 1 घंटे का होगा। आप 2 घंटे में वहां पर 100 क्वेश्चन करते हैं, राइट? अरे बोलो भाई, सही कर रहा हूं गलत? Yes, जी sir. सर। तो 1 घंटे में मुझे कितने Yes, सवाल sir. पूछने चाहिए? 1 घंटे में कितने सवाल पूछने चाहिए? सर 50। 50 पूछने चाहिए। तो 50 ज्यादा हो जाएंगे। तो अभी मैं 40 पूछूंगा क्योंकि पहला टेस्ट है। 40 क्वेश्चंस। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, sir. पूरी रात बैठ के बनाऊंगा आज, बहुत आराम से, ठीक है? तो उसको तुम करना। ग्रामीण में 3 घंटे में 200 क्वेश्चन रहता है ना? कितना 3 घंटे का होता है, 2 घंटे का होता है। क्वेश्चन कितने दोबारा बताना सर? क्वेश्चन 40 क्वेश्चन 1 घंटा। अब मेरी बात सुनो तो ध्यान से। ग्रामीण में 3 घंटे का होता है। कोई बात नहीं, मेरी बात सुन लो, ध्यान से मेरी बात सुनो। अब इसका मतलब ये थोड़ी है। हाँ हेलो, मैंने खाना नहीं खाया क्या? अबे कुछ और लिया। और कुछ मैं 2 मिनट में बता दूं, और बस आखिरी टाइम आखिरी। ठीक है, ठीक है। हाँ बाहर चलेंगे। हाँ हेलो, हाँ मैं तुमसे भी हेलो कह रहा हूँ। सुनो मेरी बात सुनो ध्यान से, आप 2 मिनट बात सुन लो। सब लोग, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी जी सर। सर। अब देखो ध्यान जी से। सर। मेरा क्वेश्चन पूछने का मकसद ये नहीं है कि मैं तुम्हें फेल करना, मैं तुम्हें फेल क्या पास कैसे कर दूंगा? मैं कोई यूनिवर्सिटी थोड़ी हूँ जो फेल तुम्हें पास कर दूंगा। मेरा मकसद ये है कि तुम्हें सवाल कराने की आदत डाली जाए। अभी ध्यान से समझो इस बात को, और तुम भी बिल्कुल प्रोफेशनल होके करना। चाहे तुमसे 40 में से एक भी सवाल ना हो, ऐसा होगा नहीं वैसे कि 40 में से एक भी ना हो। तुम 40 में से चाहे 10 क्वेश्चन करो, चाहे 10 करो, तो ये मत समझना अगर 40 में से 10 कर रहे हो कि तुम फेल हो जाओगे, क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तुम में से 2 स्टूडेंट्स के अलावा बाकी सब इंशाल्लाह क्वालिफाई आज की तारीख में तो मुझे लग रहा है कर लेंगे। 2-3 कितने स्टूडेंट हैं? 9 है। 2 स्टूडेंट्स का मुझे अभी डाउट लग रहा है, उनके ऊपर मैं मेहनत करूंगा अभी बाद में। बाकी सबका मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह जरूर कर लेंगे। बाकी 2 की भी लिए मैं मेहनत करूंगा, कुछ ना कुछ तरीका निकालूंगा। तो तुम ये, अगर तुम 10 क्वेश्चन कर पाओ ना, खाली अगर तुम खाली 10 क्वेश्चन कर पाओ तो तुम मायूस मत हो ना। मायूसी से क्या होता है कि तुम जो कर सकते हो ना वो भी तुम्हारा बिगड़ जाता है। तुम बस इतना याद रखो कि अगर इसमें 10 कर रहे हो तो अगले वाले में 15 करना, और उसके अगले वाले में 20 करना। अगर इस क्वेश्चन को तुम 60 मिनट में कर रहे हो तो अगली बार 58 मिनट में करके दिखाना, उसके अगली बार 55 मिनट में करके दिखाना, फिर 40 मिनट में करके दिखाना, फिर 35 मिनट में करके दिखाना। फिर ये ऐसा नहीं है कि 0 मिनट हो जाएगा, 0 मिनट तो हो ही नहीं सकता, पढ़ने में तो टाइम लगता है ना। तो तुम अभी 10 क्वेश्चन कर रहे हो तो कॉन्फिडेंस के साथ 10 के बाद तुम 15 करना, फिर 20 करना, 25 करना।
बस तुम क्या करना कि जब तुम्हें मैं सवाल दूं तो तुम कोई फार्मूला मत देखना कहीं पर भी किताब में कुछ, बस उसे खामोशी से सॉल्व करना, आंसर लिखना, फोटो खींच के मुझे पर्सनली भेज देना व्हाट्सएप पे, अपना नाम लिख देना ऊपर, अपना नाम लिख देना, ठीक है? सर दोबारा क्या? मैं नहीं समझा, क्या कह रहे? अपना दोबारा बताना, क्या दोबारा कह रहे? दो बार क्या? सर बोल रहा है दोबारा दोबारा बताना सर, दोबारा। दोबारा? अरे रिकॉर्डिंग हो रही है यार, दोबारा क्या, तुम 10 बार सुनते रहना, मतलब उसमें क्या दिक्कत है? मैं खुद भी भूल गया कि मैंने क्या बोला था। तो तुम क्या करना कि उस पर नाम लिख देना ऊपर, और आंसर लिखकर 1 का A, 2 का C, 5 का B, इस तरीके से ऐसे करके आंसर लिखकर फोटो खींचकर मुझे भेज देना, ठीक है? समझ में आ रही है बात या नहीं? बोलो भाई। यस सर, यस सर। है ना? यस सर। और ईमानदारी है, क्या करो? टाइम टाइम 1 घंटा, 1 घंटे के अंदर फोटो खींच के भेज देना। जिस टाइम मैं तुम्हें भेजूंगा, जिस टाइम मैं तुम्हें भेज 8:45 बजे, 8:45 पर मैं तुम्हें भेजूंगा एग्जैक्ट, इंशाल्लाह ताला, ठीक है? और 9:45 पर तुम मुझे सेंड कर देना, फिर मैं चेक करूंगा उसको, उसमें टाइम लगेगा मुझे, मैं चेक करूंगा। तू खाली आंसर भेजोगे ना मुझे, आंसर में जल्दी चेक कर दूंगा, ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि आंसर पहले से मुझे पता होंगे। तो तुम्हें ऐसे करके भेजना, और कोई भी फॉर्मूला तुम किताब से मत देखना, मोबाइल पे मत देखना, कहीं भी मत देखना, अलग कमरे में बैठ के खामोशी से उसे सॉल्व करना, ईमानदारी के साथ। तुमसे चाहे तुम ये मत सोचना कि मैं मुझसे एक भी नहीं हुआ और क्या सोचेंगे सर और बुरा लगेगा उन्हें और वो मेरी इमेज खराब हो जाएगी। अरे इमेज क्या, इमेज से खराब होने से क्या हो रहा है? इमेज तो सभी की खराब है, इमेज का तो किसी का कोई भरोसा ही नहीं है आजकल। बात समझ में नहीं आ रही है तुम्हारे? तो इमेज की परवाह मत करना, अपने करियर की परवाह करना, ठीक है? तुम अगर एक भी नहीं हो तो ऐसे ही भेज देना मुझे कि एक भी नहीं हुआ हमसे। ऐसा होगा नहीं, वैसे 10-12 तो सबसे हो जाएंगे, बस फिर उससे मुझे अंदाजा लगेगा सही। अगर तुमने गलत रिपोर्ट दी, अगर तुमने गलत तरीके से सॉल्व किया, तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा ठीक तरीके से, ये बात याद रखना। और उसमें तुम्हारा नुकसान होगा, मेरा क्या नुकसान है? मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। मेरा नुकसान ये होगा कि मैं जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ वह उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन मेरा अपना जाती कोई नुकसान नहीं होगा, तुम्हारा बहुत नुकसान होगा। समझ में आ रही बात नहीं? ठीक है? तो तुम ईमानदारी से करना, मुझे भेज देना, राइट? समझ में आ गई सबके बात? यस यस सर। सर। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, अब इंशाल्लाह फिर परसों पढ़ाई होगी, कल टेस्ट होगा, ठीक है? इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।